वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम एडम स्मिथ का आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1776 में एडम स्मिथ की एक बुक पब्लिश हुई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में उन्होंने आर्थिक विकास के बारे में अपने जो विचार दिए थे उन्हीं को एक तरह से आर्थिक सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए, उन्होंने अलग से कोई आर्थिक विकास के बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन आर्थिक विकास के बारे में उनके जो विचार थे उन्हीं को एक तरह से आर्थिक विकास के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, इनकी जो ये बुक पब्लिश हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इस बुक में उन्होंने जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में आर्थिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक विकास के लिए विभिन्न समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को उन्होंने इस बुक में प्रतिपादित किया है। जैसे जो पिछड़े हुए या कम विकसित देश होते हैं वहाँ पे आय का निम्न स्तर होता है, लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है क्योंकि वहाँ पे गरीबी पाई जाती है, बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है, पूंजी निर्माण का एक तरह से अभाव होता है, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है वो ऊंची होती है, कृषि क्षेत्र में भी पिछड़ापन होता है, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है। तो इन विभिन्न प्रकार की आर्थिक विकास की ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को उन्होंने अपनी इस बुक में देखा है। अब देखिए, साथ ही साथ उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि अलग अलग राष्ट्रों में जैसे अगर देखा जाए तो किसी देश की आय ज़्यादा है, किसी देश की आय का जो स्तर है, प्रति व्यक्ति की आय की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी देशों में विकास की जो गति है, आर्थिक विकास का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। तो आर्थिक विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसे कौन कौन से जो घटक है वो निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं, और ऐसे कौन से घटक है जिनसे आर्थिक विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इस तरीके से उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था, एक तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, डायनेमिक मॉडल कह सकते हैं, प्रायोगिक मॉडल कह सकते हैं। अब देखिए, उनका सिद्धांत क्या है उसको हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर आगे आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, उनका क्या मानना था कि सबसे पहले कृषि क्षेत्र में जो सरप्लस होता है, कृषि क्षेत्र में जो अधिक होता है, तो कृषि क्षेत्र में अधिक का मतलब क्या हो गया, किसानों के द्वारा जो उत्पादन किया गया है उसमें से अपने उपभोग की आवश्यकता को पूरा करने के बाद में जो शेष बचता है, तो कृषि क्षेत्र में जो अधिक होता है उनसे किसानों को एक तरह से क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है। या हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में सरप्लस से अधिक से क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, और क्रय शक्ति में वृद्धि होने से या आय में वृद्धि होने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी, और जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, औद्योगिक उत्पादन है, वो ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब औद्योगिक उत्पादन की भी मांग बढ़ेगी, और जिससे अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र का भी क्या होगा, विकास होगा। तो आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है एडम स्मिथ के अनुसार कृषि आधिक्य से प्रारंभ होती हैं, और कृषि क्षेत्र का विकास होने से अन्य जो क्षेत्र हैं, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, इन सब का जो विकास होता है वो कृषि आधिक्य जो एग्रीकल्चर सरप्लस हैं उसके कारण से ही होता है। और उन्होंने आर्थिक विकास को समझाने के लिए मुख्य रूप से दो घटक, एक तो हैं डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, और दूसरा है पूंजी का संचय। इन दोनों घटकों के आधार पर आर्थिक विकास को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब देखिए, उनका जो सिद्धांत है उसको हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले हम उसकी कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले एडम स्मिथ जो है उनका क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था में भूमि की जो पूर्ति है वो एक तरह से क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ जो श्रम है, उन श्रम की जो पूर्ति होती है वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं, श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और श्रम की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि की जा सकती है। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि कैसे की जा सकती है, श्रम विभाजन,
डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा और दूसरा पूंजी संचय के द्वारा। तो श्रम विभाजन और पूंजी संचय के द्वारा श्रम की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जिसके बारे में भी आगे हम और डिस्कस करेंगे। फिर उनका क्या मानना था कि जो अर्थव्यवस्था है वो बाजार अर्थव्यवस्था है, जिसमें जो निर्णय हैं वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर लिए जाते हैं, डिमांड और सप्लाई होती हैं, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। साथ ही साथ जो निवेश है उसको एक तरह से इंडोजीनियस फैक्टर माना गया है, अंतर्जात तत्व माना गया। मतलब निवेश का जो निर्धारण है वो आर्थिक प्रणाली के अंदर से, मतलब बचतों के द्वारा निर्धारित होता है। निवेश जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, बचतों के ऊपर निर्भर करता है, बचतों के द्वारा निवेश का निर्धारण होता है। और अर्थव्यवस्था में संसाधनों का जो आवंटन है वो अबंध नीति और अदृश्य हाथ द्वारा होता है। अबंध नीति का मतलब क्या हो गया कि सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है, इस नीति को क्या कहा जाता है, अबंध नीति। तो एडम स्मिथ जो थे वो अबंध नीति के समर्थक थे। मतलब उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में सरकार को, आर्थिक क्रियाओं में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर सरकार हस्तक्षेप करती हैं तो इससे आर्थिक प्रणाली जो है, आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उससे विकास की गति कम हो जाती है जब सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती हैं। और अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य हाथ होता है, मतलब मांग और पूर्ति की शक्तियां ऐसी विद्यमान होती हैं जो अर्थव्यवस्था में स्वतः अपने आप ही संतुलन स्थापित कर देती हैं। तो ये कुछ मान्यताएं ली हैं। इन मान्यताओं के आधार पर प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब देखिए एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है उसको समझाने के लिए उन्होंने कुछ जो अवधारणाएं दी हैं उनको हम अलग अलग बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करते हैं। अब देखिए एडम स्मिथ क्या मानते थे कि जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से प्राकृतिक नियम जो हैं उस पर आधारित होती हैं। मतलब जो भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब धन कमाने के लिए जो भी क्रियाएं, उपभोग, उत्पादन जो संपन्न किया जाता है अर्थव्यवस्था में, ये आर्थिक क्रियाएं प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपने हितों का निर्धारक होता है यदि उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए। एडम स्मिथ का क्या मानना था कि आर्थिक प्रणाली में सरकार किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करती है और व्यक्तियों को अगर स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाएगा तो इस स्थिति में वो क्या करेगा, हमेशा अपना भला ही करेगा। मतलब इससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा और आर्थिक विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। कब उत्पन्न नहीं होगी, जब लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने दिया जाएगा। तो इससे समाज का भी एक तरह से हित होगा और वो व्यक्ति जो है वो भी सफल होगा, अपने धन को वो अधिकतम कर सकेगा। और इसी कारण से प्रोफेसर एडम स्मिथ जो थे वो अबंध नीति के समर्थक थे। मतलब आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक अपना जो कार्य है, अपनी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए उनको खुला छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनका विश्वास था। और एडम स्मिथ ने क्या बताया कि विकास का जो मूल स्रोत है वो मनुष्य की प्रेरणा शक्ति है और इसी कारण से वो क्या करते हैं, अबंध नीति के समर्थक माने जाते हैं। अब देखिए एडम स्मिथ का क्या मानना है कि आर्थिक विकास जो संपन्न किया जाता है अर्थव्यवस्था में, तो मुख्य रूप से आर्थिक विकास के 3 एजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 एजेंट होते हैं, एक तो किसान होते हैं, कृषक होते हैं, दूसरे उत्पादक हैं और तीसरे कौन हैं, व्यवसायी, बिजनेसमैन। आर्थिक क्रियाएं जो संपन्न की जाती हैं तो अर्थव्यवस्था में जो भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कृषि कार्यों में जो किसान हैं उनके द्वारा किया जाता है। और कृषि क्षेत्र का विकास होने से जब कृषि क्षेत्र में सरप्लस होता है, कृषि आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में उससे जो संबंधित उद्योग हैं उनका भी विकास होता है। और जब उद्योगों का विकास होता है तो अंत में
अर्थ में जो व्यापार या वाणिज्य या सेवा क्षेत्र हैं उनका भी विकास होता है। तो आर्थिक विकास के क्रम में एडम स्मिथ का क्या मानना है? सबसे पहले कृषि का विकास होता है, उसके बाद में उद्योगों का विकास होता है और उसके बाद में वाणिज्य एवं सेवाओं का विकास होता है। तो इस तरीके से आर्थिक विकास के 3 एजेंट होते हैं। कृषक किसान होते हैं, दूसरे होते हैं उत्पादक और तीसरे होते हैं व्यवसायी। जब अर्थव्यवस्था में कृषि का विकास होता है तो कृषि का विकास होने से क्या होगा? जो विनिर्माण क्षेत्र हैं, उद्योग धंधे हैं, उनका विकास होगा, उनकी क्रियाओं में वृद्धि होगी और उनकी क्रियाओं में वृद्धि होने से वाणिज्य और सेवा क्षेत्र हैं उनका भी विकास होगा। अब देखिए कृषि क्षेत्र में वो क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र में जब सरप्लस होता है, ठीक है, सरप्लस मतलब कृषि आधिक्य, मतलब किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में उनके पास में कृषि उत्पादन का जो शेष भाग रहता है वो कृषि आधिक्य है। तो जब कृषि क्षेत्र में कृषि सरप्लस अतिरिक्त की स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में उनकी जो क्रय शक्ति है किसानों की, वो क्रय शक्ति बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ने से क्या होगा? वो क्या करेंगे? वस्तु एवं सेवाओं की मांग ज्यादा करेंगे। वस्तु एवं सेवाओं की मांग जब अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो उनको पूरा करने के लिए नए नए जो उद्योग हैं वो अर्थव्यवस्था में स्थापित होंगे। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से जो उद्योग धंधे हैं वो स्थापित होंगे और उद्योग धंधे जब स्थापित होंगे तो उद्योग धंधों के द्वारा जो मशीनरी हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं उत्पादित की जा रही हैं, उनका प्रयोग भी कृषि क्षेत्र में होगा। तो कृषि क्षेत्र का भी उससे और ज्यादा विकास होगा और साथ ही साथ जो सेवाएं हैं, व्यापार हैं, उनमें भी एक तरह से वृद्धि होगी। तो कृषक, उत्पादक और व्यवसायी जो होते हैं वो क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था में पूंजी का संचय करते हैं, आर्थिक विकास में वो अपना योगदान देते हैं। अब देखिए उत्पादन फलन की अगर बात की जाए तो उत्पादन फलन के लिए उनका क्या मानना था कि मुख्य रूप से उत्पादन जो होता है वो उत्पादन के 3 साधनों के ऊपर निर्भर करता है और इसलिए हम उत्पादन फलन को ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एल एन, ठीक है, जहां पर n का मतलब क्या है? भूमि से है, एन का मतलब तो हो गया भूमि से, एल का मतलब किससे हो गया? श्रम से। और श्रम क्या करता है? अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उपभोग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का वो उत्पादन करता है। और तीसरा साधन कौन सा होता है? पूंजी होता है। और पूंजी कब बढ़ती है? जब लोग क्या होते हैं? मितव्ययी होते हैं, मतलब लोग फालतू खर्चा अगर नहीं करते हैं, लोग जब मितव्ययी होंगे तो उनके पास में क्या होगा? पैसा बचेगा और वो बचत जब होती है उसी को वो क्या करते हैं? निवेश करेंगे। तो लोगों के द्वारा जो बचतें की जाती हैं उससे एक तरह से क्या होता है? पूंजी बढ़ती है। तो पूंजी बढ़ने का जो कारण है वो क्या है? एक तरह से मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब लोगों के द्वारा फिजूल खर्ची जो की जाती है, फालतू के जो खर्चे किए जाते हैं वो नहीं किए जाए। और उन्होंने उत्पादन फलन में जो मान्यता ली थी वो किस प्रकार का उत्पादन फलन माना था कि अर्थव्यवस्था जो है वहां पर पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्रियाशील होते हैं। जब लोगों के द्वारा अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन को अपनाया जाता है तो श्रम विभाजन को अपनाने से क्या होता है? बढ़ते प्रतिफल की स्थिति लागू होती है। तो बढ़ते प्रतिफल की मान्यता यहाँ पे ली गई है एडम स्मिथ के द्वारा। और जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि होती है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति लागू होती है, तो समय के साथ साथ में अर्थव्यवस्था में बाजार का जो आकार है वो भी एक तरह से क्या होगा? बढ़ेगा। और बाजार का आकार जब बढ़ता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो मितव्ययिताएं प्राप्त होती हैं, खर्चा कम आता है, जिससे उत्पादन की जो वास्तविक लागत है वो भी एक तरह से क्या होती है? कम होती है। तो ये उत्पादन फलन के अंतर्गत उनका क्या मानना था कि जब श्रम विभाजन को अपनाया जाता है तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्रियाशील होते हैं और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्रियाशील होने से बाजार का जो आकार है वो भी एक तरह से क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए एडम स्मिथ का क्या मानना था कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन की जो तकनीक अपनाई जा रही है वो उत्पादन की तकनीक किस प्रकार की होनी चाहिए? मतलब श्रम विभाजन के ऊपर वो जोर देते हैं।
आर्थिक क्रियाओं में श्रम विभाजन का जो कार्य, श्रम विभाजन का मतलब क्या हो गया, एक ही कार्य को अलग अलग लोगों में विभाजित कर दिया जाता है। जब एक ही कार्य को अलग अलग लोगों में विभाजित कर दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, श्रम विभाजन कहा जाता है। तो उत्पादन में जो वृद्धि है वो श्रम विभाजन के द्वारा संभव होती है। श्रम विभाजन के द्वारा जो श्रमिक है उनकी उत्पादकता को भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक शर्ट बनाना है, तो शर्ट बनाने के लिए इसकी कटिंग करने का जो कार्य है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद में उसकी सिलाई करने का जो कार्य है वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद में इस पे कांच बटन लगाने का जो कार्य है वो कोई अन्य व्यक्ति करता है। फिर उसके बाद में इस पर जो प्रेस करनी है, तो इस तरीके से जो शर्ट बनाने का कार्य है उसको अलग अलग व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। तो इस को हम क्या कहते हैं, एक तरह से श्रम विभाजन कहते हैं। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपने सिद्धांत में श्रम विभाजन पर बल दिया है। उनका क्या मानना था कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रम विभाजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब उत्पादन प्रक्रिया में श्रम विभाजन को अपनाया जाता है तो श्रम जो है उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो श्रम विभाजन के क्या क्या लाभ होते हैं, एक तो श्रम की जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, साथ ही साथ कम समय में अधिक उत्पादन हो जाता है, तो इससे वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाला जो समय है उस समय की बचत होती है। किससे, श्रम विभाजन से। श्रम विभाजन से तीन प्रकार के लाभ होते हैं, एक तो श्रमिक की उत्पादकता बढ़ती है, फिर समय की बचत होती है, और तीसरा है कि नए नए इन्वेशन जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट से, उपकरण है, टूल्स हैं, इन सभी का एक तरह से क्या होता है, आविष्कार होता है। तो उत्पादन की तकनीक जो है उसमें सुधार होता है, और उत्पादन की तकनीक में सुधार होने से साथ साथ में श्रम विभाजन जो होगा और तेजी से बढ़ता जाता है। और श्रम विभाजन जो है वो किसके, इससे क्या होगा, पैमाने की जो मितव्ययिताएं हैं, मतलब जब श्रम विभाजन को अपनाया जाता है तो कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है, जिसमें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं। और बढ़ते प्रतिफल का मतलब क्या होता है कि जिस अनुपात में हम साधन बढ़ाते हैं उत्पादन जो होता है उसकी तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ता है, तो जिससे जो बाजार का आकार है वो भी एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि जब उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है, श्रम विभाजन को अपनाया जाता है, पैमाने की मितव्ययिताएं प्राप्त होती हैं, तो ऐसी स्थिति में बाजार का आकार बढ़ेगा, और बाजार का आकार बढ़ेगा तभी श्रम विभाजन जो है वो लाभदायक होगा। क्योंकि देखिए श्रम विभाजन के द्वारा जब वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो उस उत्पादन का प्रयोग करने के लिए बाजार होना भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो समुचित बाजार का विकास जो है वो अगर होता है तो श्रम विभाजन जो होगा वो लाभदायक होगा। अब देखिए दूसरा जो उनका घटक था वो क्या था, पूंजी संचय। अब उनका क्या मानना था कि पूंजी संचय जो होता है, पूंजी संचय किसके ऊपर निर्भर करता है, बचतों के ऊपर, और जो बचते हैं सेविंग से वो किन के ऊपर निर्भर करती हैं, लाभ के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर निर्भर करती हैं। जब अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय में वृद्धि होती है, देखिए पूंजी संचय का मतलब क्या हो गया, जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, उत्पादन प्रक्रिया, उसमें मशीनें हैं, उपकरण हैं, इनमें अगर वृद्धि होती है, जो इक्विपमेंट से, मशीनरी है, टूल्स हैं, इनमें वृद्धि होती है, ये एक तरह से किसको दर्शाता है, पूंजी संचय को दर्शाता है। तो जब अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय होता है, पूंजी संचय किसके ऊपर निर्भर करेगा, बचतों के ऊपर निर्भर करेगा, और बचतें जो होती है वो लाभ के ऊपर निर्भर करती हैं। जब बचतें और लाभ बढ़ते हैं तो निवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा, पूंजी संचय में वृद्धि होगी। और जब पूंजी संचय में वृद्धि होती है, मशीनें हैं, उपकरण हैं, इनकी संख्या जब बढ़ती हैं तो श्रमिकों की संख्या है उनकी मांग भी एक तरह से क्या होगी, क्योंकि देखिए इन मशीनों उपकरणों का प्रयोग करने के लिए श्रम की आवश्यकता होगी, तो श्रमिकों की जो संख्या है वो भी एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। और श्रमिकों की संख्या बढ़ने से क्या करना पड़ेगा, श्रम का विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो भी एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। श्रम विभाजन से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पूंजीपति लोग हैं उनका जो लाभ है वो भी एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। और इस तरीके से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का चक्र प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए एडम स्मिथ का क्या मानना है कि ये जो बचते हैं वो किसके द्वारा की जाती है अर्थव्यवस्था में, एक तो पूंजीपति के द्वारा,
और दूसरा, भूमि के जो मालिक होते हैं, भूमिपति और पूंजीपति के द्वारा निवेश करने के लिए, लाभ कमाने के लिए वो क्या करते हैं, बचते करते हैं। जो श्रमिक वर्ग हैं वो बचते नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वो किसके बराबर दी जाती हैं, उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मजदूरी दी जाती हैं। मतलब एडम स्मिथ क्या मानते थे कि जो अर्थव्यवस्था है वहां पर मजदूरी का लोहा नियम क्रियाशील होता है। श्रमिकों को जो मजदूरी भुगतान की जाती है वो उनके जीवन स्तर के बराबर, अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा कर सकें, इतनी ही मजदूरी प्रदान की जाती हैं। और इस तरीके से बचत जो है वो श्रमिक वर्ग के द्वारा नहीं की जाती है। बचत करने का जो कार्य है वो पूंजीपति और जो भूमिपति हैं उनके द्वारा की जाती है। वो किस लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। जो पूंजीपति हैं, भूमिपति हैं, वो क्या करते हैं, निवेश के द्वारा लाभ कमाना चाहते हैं। और जब उनका वास्तविक लाभ, उनके द्वारा किए गए निवेश से वास्तविक लाभ अगर ज्यादा उसकी प्रत्याशा है भविष्य में, कि भविष्य में लाभ की प्रत्याशा अगर ज्यादा है तो इस स्थिति में निवेश क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एडम स्मिथ का कहना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की विकास की गति बढ़ती है तो आर्थिक विकास की गति बढ़ने के साथ साथ में लाभ क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास का स्तर बढ़ने के साथ साथ में पूंजी स्टॉक एक तरह से बढ़ता है। पूंजी स्टॉक बढ़ने से क्या होगा, श्रम की जो मांग है वो अधिक होगी, और श्रम की मांग जब अधिक होती है तो मजदूरी दर भी बढ़ेगी, और मजदूरी दर बढ़ने से क्या होगा, पूंजीपति को जो लाभ हो रहा है, उनको जो सरप्लस मिलता है वो एक तरह से क्या होगा, कम रह जाएगा। इसलिए पूंजीपति का जो लाभ है वो एक तरह से क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास जो होता है वो ब्याज की दर से भी प्रभावित होता है, कि जब अर्थव्यवस्था में तेजी या समृद्धि की स्थिति होती है और जनसंख्या जब बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने और समृद्धि की स्थिति होने से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, उसमें क्या होगी, कमी होगी। और ब्याज की दर कम होने से क्या होता है, पूंजी की जो सप्लाई है, कैपिटल की सप्लाई, पूंजी की पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। और पूंजी की पूर्ति बढ़ने से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ने के साथ साथ में जो लगान है, राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा होता है वो भी एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। और विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती हैं, संचय होती है। संचय का मतलब क्या हो गया, निरंतर वो आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जिसमें विकास की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से रुक जाती है। मतलब स्थितिक स्थिति हम कह सकते हैं, गतिहीन अर्थव्यवस्था या स्टेशनरी स्टेट की हम अवस्था कह सकते हैं, जो एक समय बाद प्रारंभ हो जाती हैं या प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, विकास की जो प्रक्रिया वो क्या है, संचय होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब उत्पादकों के द्वारा श्रम विभाजन को अपनाया जाता है तो श्रम विभाजन से क्या होता है कि जो लाभ हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति लागू होती है। बाजार का विस्तार होता है तो बाजार का विस्तार होने से, बढ़ते प्रतिफल लागू होने से राष्ट्रीय आय और उत्पादन का जो स्तर है वो बढ़ता है। जब राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ता है, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, तो इससे जो सेविंग्स है, सेविंग भी बढ़ेगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो पूंजी का जो स्टॉक है वो भी एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। और पूंजी स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या हो गया, पूंजी संचय जो है, मशीनरी है, उपकरण है, ये एक तरह से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और इनके बढ़ने से क्या होगा, एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी जब इनमें जो वृद्धि की गति है वो कम हो जाएगी। और क्यों कम हो जाती हैं, उसके उन्होंने दो कारण बताए हैं। जब आर्थिक विकास का चक्र एक बार प्रारंभ हो जाता है तो एक समय के बाद में ये जो प्रक्रिया है विकास की, ये जो चक्र है वो एक तरह से क्या हो जाता है, रुक जाता है। और क्यों रुक जाता है, उसके उन्होंने दो कारण बताए हैं। दो कारण कौन कौन से हैं? फर्स्ट कारण है कि एक तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता की वजह से एक समय के बाद में जो आर्थिक विकास की गति है वो रुक जाती हैं। और दूसरा क्या है, लाभ में कमी। जो उद्योगपति हैं, जब प्रारंभ में लाभ बढ़ते हैं तो नए नए उद्योगपति जो है वो मार्केट में आते हैं, जिनसे क्या होता है, उद्योगपतियों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। और उनके बीच में जब प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ता है तो जो लाभ है वो कम हो जाएगा। लाभ कम होने के साथ साथ में जो बचते हैं निवेश हैं
वो भी कम हो जाते हैं, और इससे श्रम की जो उत्पादकता है उसमें भी कमी आ जाती है। श्रम की उत्पादकता में कमी आने से क्या होता है, जो कुल उत्पादन है उसमें भी कमी आ जाती है, और कुल उत्पादन में कमी आने से श्रमिकों को जो मजदूरी दी जा रही है वो भी कम हो जाती है। जब उनको कम मजदूरी मिलेगी, श्रमिकों की आय कम हो जाएगी, तो वो मांग कम करेंगे, जिससे कुल मांग जो है अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, और कुल मांग कम होने से बाजार का जो आकार है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, उनका क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था में ये जो संचय विकास की प्रक्रिया चलती है वो किस तरीके से चलती है, एक वृक्ष की भांति बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके बाद में विकास की जो एक गति है वो रुक जाती है, और अर्थव्यवस्था किस स्थिति में आ जाती है, स्थिर अर्थव्यवस्था में। स्थिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया, जिसमें विभिन्न जो आर्थिक चर हैं वो एक तरह से स्थिर हो जाते हैं। जैसे कुल आय की जो मात्रा है वो स्थिर हो जाती है, जीवन निर्वाह मजदूरी है वो एक तरह से स्थिर हो जाती है, लोगों को जो मजदूरी, श्रमिकों को जो मजदूरी दी जा रही है वो एक तरह से मजदूरी दर एक तरह से स्थिर हो जाती है, उनको उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही मजदूरी दी जाती है। लाभ की मात्रा कम होने पर, कम होने के साथ साथ एक स्तर पर आने के बाद में रुक जाती हैं। विनियोग की मात्रा भी कम होती रहती है, निवेश, और फिर वो एक समय बाद में स्थिर हो जाता है। जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाती है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था जो है वो स्थिर अर्थव्यवस्था या गतिहीन अर्थव्यवस्था की स्थिति में आ जाती है। ये सभी जगह मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, स्थिर अर्थव्यवस्था, या ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जिसको क्या कहा जाता है, गतिहीन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होते हैं, सीमित पाए जाते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता की वजह से ही क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था है वो गतिहीन अर्थव्यवस्था की स्थिति में, स्टेशनरी स्टेट की कंडीशन में आ जाती हैं। अब देखिए उनका जो सिद्धांत था कि ये जो स्थिर अवस्था आ जाती हैं, इस स्थिर अवस्था को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने कोई विचार नहीं दिए हैं। देखिए प्रारंभ में जब अर्थव्यवस्था की विकास का चक्र चलता रहता है, तो विकास का चक्र चलने पर अंत में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, गतिहीन अर्थव्यवस्था। और गतिहीन अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से वापस आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसके उपाय उन्होंने नहीं दिए हैं। अब देखिए उनका जो ये सिद्धांत है उसको समझने के लिए एक हम डायग्राम का यूज करते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें कि ये जो हमारा समय है ओ से लेकर टी समय तक की अगर हम बात करें, ओ एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर हमने समय लिया है, और ओ वाई एक्सिस है यहाँ पर हमने क्या लिया है, पूंजी का संचय। ठीक है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन लिया है, कैपिटल एक्यूमुलेशन। अब देखिए टी समय तक अगर हम देखें, ओ टी समय तक, तो जब अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन को अपनाया जाता है, पूंजी संचय को अपनाया जाता है, तो इससे क्या होता है, आर्थिक विकास की जो गतियां प्रारंभ में तो क्या होती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन टी समय पर आने के बाद में वो क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, और अर्थव्यवस्था किस प्रकार की बन जाती हैं, स्थितिक अर्थव्यवस्था बन जाती हैं। इसको हम स्टेशनरी स्टेट कह सकते हैं, गतिहीन अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो प्रारंभ में अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो इस प्रकार से हो रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की उन्होंने मान्यता ली थी। तो श्रम विभाजन और पूंजी संचय के द्वारा क्या होता है, जो बचते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्रियाशील होते हैं, जिससे बाजार का आकार विस्तार होता है, और आर्थिक विकास का जो ये चक्र है वो चलता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद में क्या होता है, ये स्थिति जो है वो स्थिर बन जाती है, जिसको गतिहीन अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है।